तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंगशॉन को यहाँ पर तुली, लिंगशी और शाओजी की बातें सुनने के बाद पता चल चुका था। शाओजी भी 10 साल पहले यहाँ पर आ चुका है, लेकिन उसे याद नहीं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद जिंगशॉन घर जा ही रहा था कि रास्ते में चैंगशॉन ने उसे देख लिया, जिसने तो बगैर सोचे समझे ही जिंगशॉन पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। इसीलिए तो मजबूरन जिंगशॉन को भी चैंगशॉन पर अटैक करना पड़ा और अपने पोते को बचाने के लिए एल्डर चैंग वहाँ पर पहुँच गए, जिन्हें तो जिंगशॉन की हरकत से बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहते हैं, कमीने, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पोते पर अटैक करने की। ये सब कहने के बाद एल्डर चैंग और जिंगशॉन के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो गई। इस बैटल को जिंगशॉन जीतने ही वाला था कि एल्डर चैंग ने अपना सबसे फैटल मूव यूज कर लिया, जिसे तो जिंगशॉन खुद को चाहकर भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया डरमाकिया ऑफ गॉड। ये डरमाकिया जिंगशॉन के पेरेंट्स का था, जिसे उन्होंने जिंगशॉन की प्रोटेक्शन के लिए इसके पास छोड़ दिया। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि सिलियांग आइसलैंड के पिछले एपिसोड में मैंने नेम्स की थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा ये सब ना हो। बाकी आप सबको क्लियर करने के लिए मैं एक दफा फिर से नाम रिपीट कर देती हूँ। हमारी स्टोरी के मेन हीरो का नाम है जिंगशॉन, जबकि वही मॉर्टल गर्ल जिसे तो जिंगशॉन के डैड ने अडॉप्ट किया था उसका नाम है तुली। जो लड़का थोड़े दिन पहले ही सिलियांग आइसलैंड पर आया था उसका नाम है शाओजी। चलो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगशी को देखते हैं, जो कि अपने कुछ सर्वेंट्स के साथ किंतियान टेंपल जा रही थी। लिंगशी को देखते साथ ही वहां मौजूद गार्ड्स ने किंतियान टेंपल के चारों तरफ मौजूद शील्ड बैरियर को हटा दिया, जिसके बाद लिंगशी वहां से अंदर चली गई और अंदर आने के बाद लिंगशी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर कुछ लैंप्स को लगा दिया। असल में तो लिंगशी आज यहाँ पर इसीलिए आई थी ताकि वो शाओजी की मेमोरीज को रिकवर कर सके, जो कि वो इन सब के सामने नहीं कर सकती। इसीलिए वो अपने सर्वेंट से कहती है कि तुम लोग आज यहाँ से चले जाओ, मैं किंतियान टेंपल जाकर गॉड से प्रे करना चाहती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं घर वापस आ जाऊंगी। लिंगशी की ये बात सुनते साथ ही सर्वेंट्स वापसी के लिए रवाना हो गए। शाओजी और तुली भी अब यहाँ पर पहुँच चुके थे। शाओजी यहाँ पर तुली के दिए हुए कपड़े से मुंह साफ करते हुए कह रहा था, ये कपड़ा तो मेरे पहने हुए कपड़ों से भी ज्यादा नरम है। जो सुनकर तो तुली उसे छेड़ते हुए कहने लगी, मैं तो इस कपड़े को डस्टिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जिस पर शाओजी भड़कते हुए कहता है, क्या तुली तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लिंगशी भी इन दोनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। अब वो इन दोनों से कहती है कि चलो आ जाओ, वरना यहाँ पर कोई आ जाएगा। लिंगशी की बात सुनकर शाओजी और तुली ने तो अंदर की तरफ जाना शुरू कर दिया। शाओजी किंतियान टेंपल की बिल्डिंग को देखते हुए कह रहा था, ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। और फाइनली ये लोग उसी लोकेशन पर पहुँच चुके जहाँ पर 10 साल पहले वो इंसिडेंट हुआ था। लिंगशी अब शाओजी से कहती है कि तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस को मानना होगा। साथ ही साथ वो तुली से कहने लगी कि हो सकता है कि शाओजी थोड़ी देर के लिए थोड़ा स्ट्रेंजली बिहेव करे, लेकिन तुम इसे देखकर परेशान मत होना। जिसके बाद तो लिंगशी ने मेमोरी रिकवरिंग टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया और वो शाओजी से कहती है कि तुम्हें रिलैक्स होकर अपने आसपास की चीजों को गौर से देखना होगा। शाओजी को भी अब अपने बचपन की मेमोरीज याद आना शुरू हो गई, जहाँ पर वो देखता है कि वो इसी बिल्डिंग में पहले भी आ चुका। उसके आसपास घना कोहरा था। वो सवाल करते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर कोई है? वो किसी चीज को भी देख नहीं पा रहा था। लिंगशी उसे कहती है, तुम्हें फोकस करना होगा और ये देखने की कोशिश करो कि आखिर वो लोग कौन है। लिंगशी की ये बात सुनकर शाओजी ने तो अपने जहन पर पूरा जोर डालना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो आगे कुछ देख पाता, उसके सर में बहुत ही तेज पेन होना शुरू हो गया और वो दर्द से चिल्लाना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर तो तुली कहने लगी, मेरे ख्याल से शाओजी ठीक नहीं, हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। जिस पर तो लिंगशी उसे जवाब देते हुए कहती है, शायद ये आम लोगों पर ज्यादा असर करता होगा। यहाँ पर शाओजी को भी सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। वो किसी भी चीज को क्लियरली नहीं देख पा रहा। लिंगशी अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शाओचंग के आसपास की फॉर्मेशन को बंद करना चाहती थी, लेकिन अब ये फॉर्मेशन उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी और शाओजी की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं, क्योंकि उसके सर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। इस फॉर्मेशन ने शाओजी को हार्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा था। ये देखते हुए तुली और मिस लिंगशी को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर वो इस सिचुएशन में क्या करे, क्योंकि यहाँ पर तो वो किसी की भी मदद नहीं मांग सकते। शाओजी भी चिल्लाते हुए कह रहा था, मिस लिंगशी प्लीज इसे बंद करो, मुझे पेन हो रहा है। मिस लिंगशी भी परेशान होते हुए सोच रही थी कि आखिर वो शाओजी को कैसे बचाए कि तभी वहाँ पर मसीहा बनकर एल्डर फैंग आ गई, जो कि आते साथ ही कहने लगी, इस लड़के के ऊपर गॉड्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जो कि तुम्हारे मैजिक को रेजिस्ट कर रही थी, और अगर ये दोनों मैजिक ही इसी तरह आपस में टकराते रहे तो ये लड़का जल्द ही मारा जाएगा। ये सब कहने के बाद एल्डर फैंग
फेंग ने शाओजी पर इस्तेमाल होने वाली लिंगशी के पावर्स को डीएक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से शाओजी भी अब वापस से जमीन पर आ चुका। लिंगशी अब उससे सवाल करते हुए कहने लगी, क्या तुम ठीक हो? जिस पर तो शाओजी ने भी हाँ में जवाब दे दिया। एल्डर फेंग भी यहाँ पर अनजान बनने का नाटक करते हुए लिंगशी से कहती है, तुम यहाँ पर किंतियान के फॉरबिडन एरिया में 2 मोर्टल्स के साथ क्या कर रही थी? तुम्हें पता भी है कि तुम्हें इसकी क्या सजा मिल सकती है? इससे पहले कि लिंगशी एल्डर फेंग की बातों का कोई जवाब दे पाती, तूली फौरन से बोलते हुए कहती है, इसमें लिंगशी की कोई गलती नहीं, ये तो मेरा प्लान था कि हम सारे सीक्रेटली किंतियान टेम्पल को विजिट करते हैं। हमें तो अच्छे से मालूम है कि एल्डर फेंग यहाँ पर किसके कहने पर और क्या करने के लिए आई थी। इसीलिए वो तूली की बात सुनते हुए कहने लगी, तुम्हें इल्जाम खुद पर लेने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ वो इन्हें बताती है कि शाओजी की मेमोरीज को एक मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करते हुए लॉक किया गया है। मेरे ख्याल से तो ये सब इतना सिंपल नहीं जितना हमने सोचा था। क्या हमें इस बारे में दूसरे एल्डर्स को बताना चाहिए? लिंगशी भी इतनी बेवकूफ थोड़ी है जो कि एल्डर फेंग की बातों को समझ ना पाए। वो एल्डर फेंग से कहती है कि आप यहाँ पर अचानक से आ गई, यानी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, कहें आपको क्या चाहिए? एल्डर फेंग अब उससे कहती है कि हम दोनों एक डील कर सकते हैं। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम लोग किंतियान टेम्पल के फॉरबिडन एरिया में आए थे, लेकिन इसके बदले मैं भी शाओजी की मेमोरीज को देखना चाहती हूँ, जो कि मैं इसकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकती। जिसके लिए तो शाओजी फौरन से एग्री हो गया, क्योंकि वो तूली और लिंगशी के लिए कोई भी मुसीबत नहीं चाहता। ये सुनते साथ ही एल्डर फेंग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शाओजी के चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बना दिया। इसकी मदद से वो उस मैजिक स्टोन के पावर्स को डीएक्टिवेट कर देंगी, जिसकी वजह से शाओजी के पावर्स लॉक्ड हैं। और एल्डर फेंग ने चंद ही सेकंड्स में ऐसा कर भी दिया। शाओजी, लिंगशी और तूली तीनों ही शाओजी के सोल सी में पहुंच चुके, जहां पर इन्हें शाओजी की मेमोरी साफ साफ दिखाई दे रही थी। और हम देखते हैं कि 10 साल पहले जब शाओजी बहुत ही छोटा था, तो वो अपने कजन के साथ बीच पर खेल रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गई, जिसकी वजह से ये दोनों ही टेलीपोर्ट होकर एक शिप पर आ गए। और ये शिप और किसी की नहीं बल्कि तूली के फादर की थी। शाओजी और उसका कजन दोनों ही कोने में उदास बैठे यही सोच रहे थे कि आखिर हम यहाँ पर किस तरह आ गए। शाओजी ने तो यहाँ पर रोना ही शुरू कर दिया था। उसका कजन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम इसे एक जर्नी की तरह लो। ऊपर की तरफ खड़े तूली के फादर के हाथ में वही ब्रेसलेट था जो कि हमने शाओजी के पास भी देखा। तूली के फादर का साथी उससे सवाल करते हुए कहता है कि अगर हमने इन सब बच्चों को वहाँ पर पहुँचा दिया तो क्या हम अपने यंग मास्टर से दोबारा मिल पाएंगे? यहाँ पर यंग मास्टर तूली को कहा जा रहा है, जिस पर तो तूली का फादर जवाब देते हुए कहता है कि क्यों नहीं, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था। अब वो सर्वेंट दोबारा से सवाल करते हुए कहने लगा, पता नहीं गोड्स को इतने ज्यादा बच्चे क्यों चाहिए, 1-2 होते तो फिर भी खैर थी, ये तो इतने सारे हैं, उन्हें क्या ही पता हो कि इन्हें संभालना कितना मुश्किल है। जिस पर तो तूली का फादर उसे कहने लगा, आखिर मुझे इस बात का इल्म कैसे हो सकता है, ये तो वही जाने कि आखिर उन्हें इतने बच्चे क्यों चाहिए। हमें सिर्फ वैसा ही करना होगा जैसा कि हमसे कहा गया है। नीचे की तरफ मौजूद कुछ बदमाश बच्चे शाओजी से उसकी बुक को लेना चाहते थे, लेकिन उसका कजन बीच में आते हुए कहने लगा कि तुम्हें पता भी है कि हम कौन हैं, तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई। लेकिन उस बच्चे को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने साथियों को कहता है कि जाकर इस लड़के को पकड़ लो। जो सुनते साथ ही उन लड़कों ने शाओजी के कजन को पकड़ लिया और वो लड़का खुद आगे की तरफ बढ़ते हुए शाओजी से वो बुक छीनने लग गया। तूली का फादर बीच में आते हुए उस बुक को पकड़ लेता है और वो इस बुक को शाओजी को वापस करते हुए कहने लगा, क्या तुम मेरी सी एडवेंचर्स की कहानियां सुनना चाहोगे? जिसके बाद उसने सब बच्चों को अपनी सी एडवेंचर्स की कहानियां सुनाना शुरू कर दी, जो सुनकर तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ पर तूली भी अपने फादर को इतने सालों के बाद देखकर काफी इमोशनल हो गई और वो रोते हुए कहती है, फादर यानी कि आप मुझे सिलियांग आइसलैंड पर लेने के लिए आए थे। जबकि जिंगशान भी एल्डर फेंग के साथ ये सब देख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से तूली के फादर पर आ गया, जहाँ पर फाइनली अब वो उन बच्चों के साथ सिलियांग आइसलैंड पहुँच चुका। तूली का फादर बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधते हुए कह रहा था, जब इन इमोर्टल्स का काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। अब तूली का फादर इन सारे बच्चों को लेते हुए उसी शख्स के पास चला गया, जिसे वो कहता है कि मैं इन सब बच्चों को यहाँ पर ले आया, लेकिन मुझे मेरी बेटी नजर नहीं आ रही। जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहता है, एक बार ये मैटर खत्म हो जाए उसके बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। शाओजी को भी काफी तजस्सुस था कि आखिर तूली के फादर किससे बात कर रहे हैं, इसीलिए उसने अपनी आंखों पर लगी हुई पट्टी को हटा दिया और उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर खड़ा हुआ था। और ये क्रिएचर तो वही था जिसके साथ जिंगशान की फाइट हो चुकी, यानी कि तूली के फादर भी इस मॉन्स्टर से मिल चुके हैं। शाओजी, लिंगशी और तूली तीनों ही इस क्रिएचर को देखते साथ ही हैरान हो गए। इस क्रिएचर के बारे में तो एल्डर फेंग को भी कुछ मालूम नहीं, जबकि हमारा जिंगशान तो इसे अच्छे तरीके से जानता था। वो इसे देखते
हुए अपने मन में कह रहा था, अच्छा तो तुम बोल भी सकते हो। इसके बाद हमें तब का सीन दिखाया गया जब फॉर्मेशन के बाद हर तरफ तबाही फैल चुकी थी, हर तरफ कोहरा था, लोगों के रोने की आवाजों के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं कि अचानक से शाओजी की नजर यहाँ छोटी सी लिंगशी पर पड़ गई। शाओजी अब लिंगशी के पास जाकर उसे उठाता है, लेकिन लिंगशी ने तो उठते साथ ही रोना शुरू कर दिया। वो रोते हुए कह रही थी कि मुझे अपने घर वापस जाना है। शाओजी तो अब उसे चुप करवाना चाहता था, इसीलिए वो उसे अपनी बुक देते हुए कहता है कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उस बुक के अंदर काफी सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी, जिन्हें देखते साथ तो लिंगशी चुप ही हो गई। लिंगशी अभी उस बुक को देख ही रही थी कि अचानक से वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ गया, जिसने तो मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करते हुए इनकी मेमोरीज को लॉक कर दिया। ये सब देखने के बाद लिंगशी भी अपने मन में कह रही थी, अच्छा तो इस तरह मैं और शाओजी आपस में मिले थे। शाओजी भी यहाँ पर काफी खुश था ये जानने के बाद कि वो बचपन से ही लिंगशी को जानता है। जिंगशुआन भी एल्डर फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, एल्डर फेंग अगर आप यहाँ पर ना होती तो मेरे लिए इन क्लूज को जानना काफी मुश्किल हो जाता। जिस पर तो एल्डर फेंग उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्लूज मेरे भी काफी काम आएंगे। जिंगशुआन अब दोबारा से उसी मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो तुम होगे जिसने तू हाउ के साथ डील की। उसकी बात सुनकर एल्डर फेंग कहती है, क्या तुम इससे पहले मिल चुके हो? जिंगशुआन अब एल्डर फेंग को बताता है कि हाँ, एक से ज्यादा दफा। एल्डर फेंग अब जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहती है, तुम्हारे ख्याल से ये क्या चीज है? मुझे तो ये कोई जिंदा चीज नहीं लगती। फिर जिंगशुआन एल्डर फेंग से कहता है कि मेरे ख्याल से तो ये हमारे लिए खतरा है, हमें जल्दी से जल्दी इसका पता लगाना चाहिए। एल्डर फेंग अब उससे कहती है कि अच्छा हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं चलती हूँ। ये सब कहने के बाद एल्डर फेंग यहाँ से जाने ही वाली थी कि अचानक से वो रुककर जिंगशुआन से कहने लगी, तुम अब से शाओजी से संभल कर बात करना, क्योंकि मैजिक स्टोन को उसकी बॉडी से निकाला जा चुका है और इस बात को पता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेल्स की जरूरत होगी। जो सुनकर तो जिंगशुआन एल्डर फेंग से कहता है कि क्या हम इसे दोबारा से उसकी बॉडी में नहीं लगा सकते? एल्डर फेंग अब उससे कहती है कि मैंने मैजिक स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही इसे शाओजी की बॉडी से निकाला और इसे वापस लगाने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। साथ ही साथ तुम्हें बहुत सारी चीजों का भी ध्यान रखना होगा, जिस वजह से मैं ये नहीं कर सकती, तुम इसे खुद ही कर लेना। ये सब कहने के बाद एल्डर फेंग जिंगशुआन के पास से यहाँ शाओजी के पास आ गई। वो शाओजी को अपनी फॉर्मेशन से आजाद करवाते हुए कहने लगी, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम्हारा सीलिंग आइसलैंड के साथ इतना डीप कनेक्शन होगा। तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते कि आखिर उस ब्रेसलेट को किस तरह यूज किया जाता है। जिस पर तो शाओजी उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं तो आप मेरी और भी ज्यादा मेमोरीज को देख सकती हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओजी की बात सुनकर एल्डर फेंग को भी उसकी बात पर यकीन आ गया, इसलिए वो बाकी सबको भी फॉर्मेशन से आजाद कर देती है। अब वो इन तीनों को समझाते हुए कहने लगी, तुम तीनों इस मैटर से जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा, इसमें तुम लोगों की जान भी जा सकती है। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई? तुलिप उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मुझे समझ आ गई, लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, क्या आप मेरे ब्रेन को भी चेक कर सकती हैं? क्या पता इसकी मेमोरीज को भी मैजिक स्टोन की मदद से सील किया गया हो। प्लीज एल्डर फेंग आप मेरी मदद कर दें। जिसके लिए तो एल्डर फेंग भी एग्री हो गई और वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुली के ब्रेन को चेक करती है, जिसमें तो उसे कोई भी मैजिक स्टोन नजर नहीं आया। ये सब देखते हुए लिंगशी कहने लगी, एल्डर फेंग प्लीज आप मुझे भी चेक कर दें। एल्डर फेंग ने जब लिंगशी को चेक किया तो उन्हें पता चलता है कि लिंगशी की मेमोरीज को भी मैजिक स्टोन की मदद से सील किया गया है, लेकिन ये स्टोन काफी ज्यादा पावरफुल था। इसको ब्रेक करने की वजह से लिंगशी के स्पिरिट स्टोन और कॉन्शियसनेस पर इफेक्ट हो सकता था। ये सब बताने के बाद एल्डर फेंग लिंगशी से सवाल करते हुए कहने लगी, क्या तुम अब भी इस स्टोन को ब्रेक करवाते हुए अपनी मेमोरीज को देखना चाहोगी? इससे पहले कि लिंगशी उनकी बात का कोई भी जवाब दे पाती, वहाँ पर फौरन से शाओजी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो एल्डर फेंग को मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मेरी और लिंगशी की मेमोरी सेम ही है, इसीलिए लिंगशी तुम्हें ये दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं। लिंगशी भी शाओजी की बातों से एग्री थी, इसीलिए उसने एल्डर फेंग को भी मना कर दिया। लेकिन तुली, जिसे तो अभी भी यकीन था कि शायद उसकी मेमोरीज को सील कर दिया गया, वो एल्डर फेंग से कहती है कि प्लीज आप मुझे दोबारा चेक करें। एल्डर फेंग अब उससे कहती है कि मैंने अच्छे से चेक किया, लेकिन तुम्हारी मेमोरीज पर कोई लोग नहीं। लेकिन तुली तो फिर भी इंसिस्ट किए जा रही थी कि प्लीज चेक कर लें, जिसे तो तंग आकर एल्डर फेंग ने इन सबको टेलीपोर्ट करते हुए बाहर की तरफ भेज दिया। वापस जाते हुए तुली शाओजी और लिंगशी से बातें करते हुए कह रही थी, मेरे डैड मुझे वापस लेने के लिए आए थे और साथ ही साथ वो बच्चे जो कि वो यहाँ पर लेकर आए थे, उन्हें तो गॉड्स ने वापस से मॉर्टल वर्ल्ड में भेज दिया, लेकिन फिर मुझे क्यों नहीं भेजा? क्या मैं उनसे बहुत ज्यादा दूर थी? लिंगशी और शाओजी का तो उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं था, वो दोनों तो बस शर्माने में लगे हुए थे। तुली भी अब उन दोनों के इस तरह के फेस देखने के बाद कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ?
तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे? जिस पर तो ये दोनों ही कोई और जवाब ना देते हुए दोबारा से शर्माना शुरू कर देते हैं। जिस पर तूली इनसे कहती है अब तो आप दोनों को मालूम हो चुका कि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हो। तुम दोनों को तो अब एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। तुम दोनों ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? शाओजी तो फौरन से बात को बदलते हुए तूली से कहने लगा, तुम अपने फादर के बारे में क्या कह रही थी? तूली तो सारी पिछली बातों को बुलाते हुए अपने फादर की बातें करने लग गई। वो कहती है कि हाँ मुझे एक क्लू मिल गया, वो मॉन्स्टर जिसने मेरे डैड के साथ डील की थी, मैंने उसे देखा है। जिस पर तो शाओजी उसे सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर तुमने उसे कैसे देख लिया? जिस पर तो तूली ने भी उसे बताना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं और जिंगशन वापस अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में इस अजीब सी क्रिएचर ने हम पर अटैक कर दिया, जिससे तो जिंगशान ने मुझे और खुद को बचा लिया। जो सुनकर तो लिंगशी भी कहती है, अच्छा तो इतने सालों से ये मॉन्स्टर हमारे सिलियांग आइसलैंड पर ही रह रहा था, क्या ग्रैंडमा को इस बारे में पता होगा? आखिर इस अजीब से मॉन्स्टर का मास्टर कौन है? जिस पर तो शाओजी फौरन से बोलते हुए कहता है, मेरे ख्याल से तो इन सब के पीछे वही बंदा था जिसने तूली को अडॉप्ट किया। शाओजी की बात सुनकर तूली को तो गुस्सा आ गया। वो गुस्से से कहती है, मेरे अडॉप्टेड फादर बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे और मैं तो कभी इस बात पे बिलीव भी नहीं कर सकती कि वो इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहे थे। ये सब तो बस अफवाहें हैं जो कि मेरे डैड के बारे में फैलाई गई। दरख्त पर खड़ा शाओजी भी ये सब सुन रहा था और उसे ये सुनकर काफी खुशी हुई कि तूली उसके पेरेंट्स को गुनहगार नहीं समझती। तूली की सारी बातें सुनने के बाद शाओजी उससे कहने लगा, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम इन सारी बातों पर यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन अगर अभी की सिचुएशन के लिहाज से तुम देखो तो असल कल्प्रिट वही बनते हैं। ये सुनकर तो लिंगशी शाओजी को गुस्से से देखना शुरू हो गई। वो अपने मन में कह रही थी कि क्या इस बेवकूफ को मालूम नहीं कि कहाँ क्या बात करनी चाहिए, और वो फौरन से तूली के पास जाकर उसे दिलासा देते हुए कहने लग गई, हम इसकी अच्छे से छानबीन करेंगे, तुम इसकी फिक्र मत करो। तूली भी अब लिंगशी से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व कर लिया। क्या मिस लिंगशी आप हमारे सफर में हमारा साथ देंगी? जिस पर लिंगशी उसे कहती है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं भी पास्ट के बारे में जानना चाहती हूँ, मेरे भी कुछ सवाल हैं। अब ये तीनों ही इकट्ठे हो चुके थे ये जानने के लिए कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और इन सब के पीछे कौन है। जिंगशान भी ऊपर की तरफ खड़ा इन सब को देखते हुए कह रहा था, मैंने शाओजी के बारे में ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर ली थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ दोस्तों, सिलियांग आइसलैंड का हर हफ्ते में एक ही एपिसोड आता है जो कि मैं अपने चैनल पर टाइमली डाल देती हूँ। मेरी न्यू आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।